शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज भूगोल के अंतर्गत हम देखने वाले हैं प्रमुख कितने प्रकारों को झीलों को बांटा गया है। मेन जितने भी प्रकार हैं झीलों के उसके टाइप्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कम से भी कम 12 प्रकार की झीलें आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे कि पहला जो प्रकार है वो मेटेरॉइट है, दूसरा है टेक्टोनिक के चलते चलते प्लेटों में जो मूवमेंट होता है उसके चलते चलते जब झीलों का निर्माण होता है तो उसको हम टेक्टोनिक लेग्स बोलते हैं। एक होती है वॉल्केनिक लेग, जब पृथ्वी की सतह से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी जब फूटता है उस समय वॉल्केनिक लेग का निर्माण होता है। कुछ होती हैं ग्लेशियल लेग, ठीक है। ग्लेशियल लेग के अंतर्गत क्या होता है, ध्रुवों पर वो जो जमा बर्फ है जब वो पिघल कर एक गड्ढे में जमा हो जाता है उससे ग्लेशियल लेग का निर्माण होता है। कुछ है फ्लूवियल लेग, यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इस प्रकार का पिक्चर आपने अमेजन रिवर का देखे होंगे। इस प्रकार की जो लेग होती है ना, पानी की जब स्पीड कम होती है, पहले एकदम टेढ़ा मेढ़ा होकर के बह रही है कोई नदी, अब यदि उसने ये जो टेढ़ा वाला हिस्सा है इसको ऐसे करके काट करके अलग कर दिया तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाएगा। फिर होता है लैंडस्लाइड लेक, एओलिन लेक, शोरलाइन लेक, एंथ्रोपोजोनिक लेक। आपने क्या काम किए हैं, बांध बना दिए हैं, पानी के फ्लो को रोक दिए हैं। सॉल्यूशन, सरिक और ऑर्गेनिक टाइप की प्रमुख लेक हैं। लेक एक प्रकार से वाटर बॉडीज होती हैं, जल राशियां होती हैं जो कि अपने चारों ओर लैंड से सराउंडेड रहते हैं एंड जनरली ऑक्यूपाई इनलैंड बेसिन, और नॉर्मली ये इनलैंड बेसिन को ऑक्यूपाई करते हैं। नॉर्मल देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर स्थिर तौर पे आपको पानी भरा हुआ दिखेगा अनलेस एनी रिवर और अदर आउटलेट सर्वे टू फीड और ड्रेन देम। नॉर्मली झीलों में पानी जमा ही रहता है, यदि कोई नदी यहाँ से नहीं गुजरी हो या फिर आपने यहाँ के पानी को कहीं लेके नहीं गए हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जहाँ पानी एकदम स्थिर है, बारिश का पानी गिरता है या फिर ध्रुव में जो पानी जमा है वो वहाँ पर आकर के जमा हो जाता है, लेकिन उसका कोई आउटसोर्स नहीं है। आउटसोर्स नहीं है इसका मतलब ये है वहाँ से जो पानी है दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है। ऐसी झीलें जो है ज़्यादातर खारे पानी की रहती हैं। और भी आपको खारे पानी की झीलें दिखाई देंगी समुद्र के किनारे। अब हमें देखना है कि कुछ पॉन्ड भी रहते हैं। तो जो पॉन्ड है वो छोटे रूप में रहते हैं, तालाब का बड़ा रूप क्या कहला जाता है, लेक्स कहला जाता है। तो लेक्स जो है पॉन्ड से बड़े रहते हैं एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम लेगून बाय द फैक्ट दैट लेगून्स आर कनेक्टेड टू द ओशियन वाइल लेक्स आर नॉट। तीन चीज़ें यहाँ पर हमको अलग अलग डिफरेंट टाइप की देखने को मिल गई। झील क्या है, तालाब क्या होता है, इसके अलावा लेगून हम किसको कहेंगे। तो जो लेगून होते हैं वो भी झील का एक प्रकार ही है, पॉन्ड भी झील का एक प्रकार है, लेकिन देखिए पॉन्ड से बड़ा यदि है साइज तो उसको हम लेक्स बोलेंगे। लेगून का निर्माण जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि समुद्र के किनारे होता है, वहीं झीलों का निर्माण समुद्र के किनारे नहीं होता। पूरी दुनिया भर में आपको 117 मिलियन लेक्स देखने को मिल जाएंगी जो कि कवर करते हैं अर्थ के टोटल लैंड एरिया का 4% हिस्सा। अर्थ का जितना भी सरफेस लैंड एरिया है उसका 4% हिस्सा में हमको लेक्स देखने को मिल जाती हैं। फिनलैंड अकेले में हमको 1,87,000 झीलें दिखाई देती हैं। सो इट इज़ आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, इसलिए हम फिनलैंड को द लैंड ऑफ 1000 लेक के रूप में जानते हैं। वहीं यदि हम बात करें कैस्पियन सागर की, तो जो कैस्पियन सागर है वो विश्व का लार्जेस्ट इनलैंड लेक माना जाता है जो कि सेंट्रल एशिया में पड़ता है। इसका जो एरिया है 3,86,000 वर्ग किलोमीटर है। तो कैस्पियन सागर के बारे में आप पहले भी देख चुके हैं, नॉर्मली यहाँ पर भी इसका उल्लेख आ गया है। मीटियोराइट लेक के बारे में तो आपने जरूर सुने होंगे, नहीं भी सुने हैं तो जो अंतरिक्ष से मीटियोराइट आते हैं और धरती में टकराते हैं और गड्ढा बना देते हैं, जैसे महाराष्ट्र की जो लोनार झील है ना वो इसी का एक एग्जाम्पल है।
दे आर फॉर्म इन क्रेटर्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस में क्रेटर जैसा बन जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट यदि हमारे जैसे कि एस्टेरॉइड या फिर मेटेरॉइड पृथ्वी की सतह पर टकराते हैं, टाइम जैसे जैसे बीतते जाता है, पानी यहाँ पर भरते जाता है इन क्रेटर्स में, इन गड्ढे में, और हमें जो है झील का रूप दिखाई देता है। सो दे आर ऑफन रिफर टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लैक्स या फिर क्रेटर लैक्स। इनके कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लैक या फिर क्रेटर लैक्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। अब देखिए, इनके जो बॉटम होता है, लेग्स का जो बॉटम रहता है, यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट, हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि छोटे मोटे कण हैं, पत्थर हैं। ये हमारे लिए कॉस्मिक ऑब्जेक्ट, अंतरिक्ष से जो भी चीज़ें यहाँ पर टकराई थी उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि लोनार लेक, लेक इजिप्जिन लेक, ये पड़ती है नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया में। तो जो क्रेटर लेक्स हैं, जिनको हम मेटेराइट क्रेटर लेक्स बोल रहे हैं, ये आपको इंडिया में दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी, जिसको हम लोनार लेक बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा इसका अदर जो एग्जाम्पल रहेगा वो कनाडा का क्यूबेक एरिया, यहाँ पर आपको पिंगुलिट इम्पैक्ट क्रेटर लेक देखने को मिल जाती है, ये जो सेकंड पिक्चर देख रहे हैं। इसके बाद है लेक जानिस जावरी करेलिया रसिया में। ये भी किस प्रकार की लेक है? ये भी मीटेरॉइट लेक है। ये पड़ती है नॉर्थ ऑफ एंड्रेंस टू लेक लडोगा। इसके बाद आ जाती है स्वीडन की झील लेक सिलजान डलारना। कहाँ पर पड़ जाती? झील का नाम क्या है? सिलजान है, और ये पड़ती है डलारना, स्वीडन में। फिर आ जाती है मैनिकोगान रिजर्वायर कनाडा। ये भी कैसे करके बनी है? ये भी बनी है मीटेरॉइड के टकराने के चलते चलते। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिफॉर्म सिविल लॉ से रिलेटेड है। हमारे देश में जब देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जो धर्म पर आधारित संचालित होते हैं, जैसे कि मुसलमानों में एक से ज़्यादा बीवी रखने की छूट है, उनके इसमें पहले तलाक भी अलग नियम कानून के हिसाब से दिया जाता था। वहीं यदि हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू का हमारा एक अलग से मैरिज एक्ट बना हुआ है, हम उसके हिसाब से कहते हैं कि नहीं, हमें एक ही पत्नी रखना है। दूसरी नंबर की बात यह है, तलाक से रिलेटेड कानून का उसमें उल्लेख किया गया है। तलाक यदि मिलता है तो उसकी भरपाई भी आपको देना पड़ेगा, महीने का खर्चा बन जाएगा आपका। इसके साथ साथ में उत्तराधिकार से संबंधित कानून आप देख लीजिए। आज से कुछ समय पहले आप देखेंगे, आपने खुद ही सुना होगा कि आपकी जो फुआ लोग हैं उनको ज़मीन का हिस्सा नहीं मिल रहा है। आपके पापा, चाचा, ठीक है, इन्हीं के बीच में, बड़े पापा के बीच में ज़मीन का बंटवारा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जजमेंट दिया था कि नहीं, जो महिलाएं हैं वो भी ज़मीन की हिस्सेदार हैं, उनको भी आपको ज़मीन देना पड़ेगा। तो ये उत्तराधिकारी से संबंधित नियम कानून हो गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों में जो उत्तराधिकार से संबंधित कानून हैं उसमें महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो अलग अलग नियम कानून चल रहे हैं, इन सब को एक करना है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। तलाक के लिए सबका कानून एक होना चाहिए, उत्तराधिकार से संबंधित सभी धर्मों के कानून एक होने चाहिए। तो इस प्रकार के नियम कानून लाने की बात सरकार कर रही है, और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात का जिक्र किया था। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इतिहास में कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया गया हो। हमारे जो BR अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन बाद में उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना होने लग गई थी। ठीक है, लोग उनके भी पीछे पड़ गए थे।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड को लेकर के बहुत एकदम ज़ोर शोर से अभी लगे हुए हैं, जगह जगह पर जाते हैं और कहते हैं कि हम यूसीसी लेकर के आने वाले हैं, और विपक्ष जनता को भड़का रहा है, मुसलमान लोगों को भड़का रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर नाखुश केवल मुसलमान लोग अकेले नहीं हैं, और भी धर्मों के लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पर आदिवासी भी लोग हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। तो कभी कभी तो ये भी सुना ही आया है कि सरकार आदिवासी लोगों को, उनकी कल्चरल को सेव करने के लिए उनको यहाँ से इस कानून के दायरे से बाहर रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध करार दिया था सन 2017 में। आपको अभी तक जितनी भी कुछ गलत चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया था। एक अच्छा कदम जरूर किया था कि ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था। सती प्रथा को ख़त्म करने का श्रेय जाता है किसको? ब्रिटेन की सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेज़ों को जाता है। तो ब्रिटिश सरकार की विरासत के रूप में हमें क्या क्या चीज़ मिला है? विवाह अलग अलग तरीके से होते हैं, तलाक के अलग अलग नियम कानून हैं, संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधित कानून अलग हैं, विरासत संबंधित, गोद लेने, गुजारा भत्ता, रख रखाव को कवर करने वाले व्यक्तिगत कानून ब्रिटिश राज की एक खतरनाक विरासत है या फिर देन है। अब हम बात करते हैं कि संविधान के जो निर्माता हैं अंबेडकर, इन्होंने भी यूसीसी बनाने की सिफारिश करी थी। तो हम इन कठिनाइयों को, इन बाधाओं को, इन दिक्कतों को जितने जल्दी से जल्दी भारत से दूर कर दें उतना ही अच्छा रहेगा। कानून मंत्री के रूप में, ठीक है, कौन थे? अंबेडकर थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित BR अंबेडकर ने यूसीसी बनाने की सिफारिश करी थी, लेकिन कहा था कि देखिए यूसीसी होना चाहिए, लेकिन ये स्वैच्छिक होना चाहिए, इच्छा के रूप में, जनता क्या चाहती है उस पर होना चाहिए। इस विचार के लिए उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तब से लगातार सरकारें यूसीसी प्रदान करने में फैल रही हैं, जो एक लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो, समाजवादी गणराज्य होने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसके बाद देखा जाए तो किस प्रकार से राजनीति हो रही है। विडंबना ये है कि जो भाजपा है यूसीसी की वकालत कर रही है, जबकि जो उदारवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस और वामपंथी इसके विरोध में उतर गए हैं। आज के समय में कई सारे जो दल हैं इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और शिवसेना जैसे कुछ जो संगठन हैं इस पर चुप्पी बनाए बैठे हैं। मुस्लिम संगठन बटे हुए हैं, कोई कह रहा है कि आना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। जैसे कि मुसलमानों के जो संगठन हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक और है जमात इस्लामी हिंद। जमात इस्लामी हिंद का कहना है कि यूसीसी सभी भारतीयों को प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए भारत की जितनी भी पार्टियां हैं ना, कोई एक मुद्दे पर फिक्स नहीं है, सब की सब पाखंडी नजर आती हैं। तो भाजपा ने जहां सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक के फैसले की सराहना करी है, वहीं पर सबरीमाला फैसले का उसने विरोध करा था। कहा था कि कोर्ट धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और वहीं जब धार्मिक परंपरा से 3 तलाक को जोड़कर हम बोल रहे थे, उस समय तो बड़ा खुश हुई भाजपा की सरकार। फिर कांग्रेस की बात कर लो, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस कह रही थी, जो 3 तलाक को अपराध मानता है, क्योंकि अदालत ने पहले ही इस प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया है। जबकि 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे अधिनियमित किया था, इस कानून को वो लेकर के आए थे। फिर आर्टिकल 44 की हम बात करते हैं, जहां पर यूसीसी का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि संविधान के आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है, और इसको लागू करने के लिए इससे रिलेटेड नियम बनाना संसद का काम है ना। और कहा था 2015 में भी सरकार को कि आप इस पर कुछ कानून बनाइए। अब जब बात करें कि क्या संसद में कभी इससे रिलेटेड मुद्दे को उठाया गया है, क्या कुछ सजेशन पेश किए गए हैं कि नहीं पेश किए गए हैं, तो इतिहास में ऐसा हुआ है कि संसद में बहुत सारे सुझाव यहाँ पर आए थे, लेकिन भाजपा और आरएसएस के बीच में मतभेद होने के चलते ये चीज़ नहीं हो पाई। कुछ पुरानी और भी रीति रिवाज थी हिंदू धर्म में, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह,
एक समय भारत में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन हुआ करता था। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों के प्रयास के कारण सती प्रथा को हम समाप्त कर पाए। दहेज और बाल विवाह के मामले अभी भी हैं, हालांकि इन प्रथाओं को कोई कानूनी मंजूरी नहीं मिली है। इसके अलावा हिंदुओं में आज भी हमको समान रीति रिवाज और प्रथाएं देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे हिंदू धर्म खुद बहुत सी जाति में बंट चुका है, उपजाति में बंट चुका है। तो यहाँ पर पुरुषों का विवाह, महिलाओं का विवाह, पुनर्विवाह से संबंधित अलग अलग नियम कानून चल रहा है। जैसे कि संपत्ति के उत्तराधिकार की बात कर लें। संपत्ति के जो उत्तराधिकार हैं वो पुरुषों और महिलाओं में अब तक भी समान रूप से लागू नहीं होता है। पुनर्विवाह की यदि हम बात करें, जिस महिला के पति की मृत्यु हो गई है वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। ऐसे देश के कई सारे हिस्से और कानून यदि अलाउ भी कर रहा है ना, तो समाज या फिर वो उसके मन में, महिला के मन में खुद ये चीज़ बैठ गई है कि वो फिर से शादी नहीं करने के लिए सोचती है। जबकि जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई है वो पुनर्विवाह कर सकता है। समाज उसको कह रहा है कि नहीं यार, तुम लड़के हो, तुम्हारे लिए सब चलेगा, तुम्हारे लिए सब अलाउ है। कुछ समुदायों में वो अपनी दिवंगत पत्नी की अविवाहित बहन से शादी कर सकता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। कुछ भाजपा शासित राज्यों में क्या बोलते हैं, लव जिहाद जैसे कानून लेकर के आ गए हैं। ठीक है, कि यदि धर्म यदि आप चेंज करेंगे तो हम जो है उसके लिए सजा का प्रावधान किए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए, कई सारी प्रथाएं ऐसी चल रही हैं जिनका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। जैसा मामला हिंदुओं में है, ठीक उसी प्रकार का मामला मुसलमान और उनके उप संप्रदायों और अन्य जो अल्पसंख्यक धर्म है जिनकी संख्या कम है, वहाँ पर भी ऐसा ही है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जाता है कि एक मामला था जो कि महिला से जुड़ा था, जिसके साथ उसके ससुर ने रेप किया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये घोषणा की गई कि मुस्लिम शरीयत अदालतों को ये कोई कानूनी हक नहीं है कि वो इस प्रकार के फतवा जारी करें। इन्होंने क्या काम किए थे, धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के अंतर्गत फतवा जारी कर दिया था। अपने धर्म को पालन करने के, अपने अधिकार का बचाव करने की इन्होंने कोशिश करी थी। तो मुस्लिम लोगों की जो कमेटी थी या तो फिर संगठन था या ग्रुप था, उसने क्या बोला कि एक तो अब इसका पति इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरे नंबर की बात यह है, जिस व्यक्ति ने इसके साथ में रेप किया है उसको हम सज़ा ऐसे दे रहे हैं कि ज़िंदगी भर इसका पालन पोषण करेगा, भरण पोषण करेगा। मतलब उसको कह दिया कि अब तू इससे शादी कर ले। तो यहाँ जो चीज़ सामने आई है, ये न केवल हमें मुस्लिमों में भी दिखाई दी है, इस प्रकार के एग्जाम्पल तो कई सारी कोर्टों ने भी दिए हैं। जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया उसी को बोल देते हैं कि तू इसी शादी कर ले। तो ये कोई सज़ा नहीं हुई है, क्योंकि वो व्यक्ति उसको ठीक से रख रहा है कि नहीं रख रहा है, कितने दिनों तक साथ में रखेगा, कि कभी छोड़ देगा, कि प्रताड़ित करेगा, ये इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है। तो अभी देखा जाए वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंतर्गत उनके जो नियम कानून सफल हो पाए हैं, उनको हमें थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। कानून नागरिकों को अपने निजी जीवन में अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता की गारंटी तो देता है, लेकिन जाति, पंथ, रंग, लिंग के बावजूद सभी नागरिक और आप्रवासियों के लिए एक सामान्य नागरिक और आपराधिक कानून संहिता वहाँ पर लागू होती है। इन सभी देशों में ये जो सिस्टम लागू हुआ है वो लगभग 200 सालों में विकसित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही में इन्होंने ये कानून लेकर के आ गए हैं। लेकिन हिंदुओं पर हम अलग कानून लाएंगे, मुसलमानों में अलग लाएंगे, अल्पसंख्यकों पर अलग लाएंगे, इस प्रकार का मामला यहाँ पर नहीं उठना चाहिए। और दूसरे नंबर की बात यह है, ग्राम पंचायतें कई प्रकार के नियम कानून रिलीज़ कर देती हैं, कई बार खुद ही सज़ा दे देती हैं। शरीयत अदालतें या फिर फतवे ये जो सज़ा सुनाते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने हाल फिलहाल थोड़ी देर पहले देखा था, इस प्रकार की भी जो चीज़ें हैं वो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए सरकार के लिए अच्छा होगा कि वो सबसे पहले तो यदि इस पहल को उठाई है तो इसको राजनीति से दूर रखें।
अपनी ही पार्टी के समर्थकों से आप दूरी बनाइए, संबद्ध जो कट्टरपंथी संगठन हैं इनसे दूरी बनाकर रखिए, और सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में लोकतांत्रिक दुनिया और देश के अपने कानूनों से सर्वश्रेष्ठ आपको बनाना है, दुनिया से सीखना है, तब जाकर के संसद में एक तो आपको यूसीसी पारित करना चाहिए। ये बिना किसी अपवाद के हर राज्य में कानून लागू होना चाहिए, तभी समाज वास्तव में विकसित, आधुनिक और सभ्य बन सकता है। इसके बाद वाला जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में कितने अपराधी घुसे हुए हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये मामला ना केवल बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो, हर जगह आपको अपराधी लोग देखने को मिल जाएंगे। आपके ऊपर यदि मारपीट का भी केस चल रहा है या नॉर्मल किसी भी प्रकार का केस में यदि आप इन्वॉल्व हैं, तो एक बात ये ध्यान रखना कि आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। जब तक आपका वो केस क्लोज नहीं हो जाता है, चाहे आप उसमें अपराधी रहे हों कि नहीं रहे हों, सबसे पहले तो वो केस बंद होना चाहिए, ठीक है। केस में आपको कोई सज़ा नहीं सुनाई जानी चाहिए, तब जाकर के आपकी नौकरी लग सकती है। और वहीं पॉलिटिक्स में आप देखिए, बलात्कार के आरोपी लोग चुनाव में खड़े होते हैं, जीत जाते हैं और राजनीति करते हैं। तो हम लोगों पर अलग कानून है, उन लोगों के लिए अलग कानून है, ऐसा कानून आखिर है क्यों? इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अन्य देशों में जैसा कि हमको देखने को मिलता है, वो चीज़ आपको भारत में बिल्कुल अलग तस्वीर नज़र आएगी। इतने सारे अपराधी लोग राजनीति में इन्वॉल्व हैं, और उनके इन्वॉल्व होने का कारण ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, चाहे जो भी हो, ये लोग इन लोगों को टिकट बांटती हैं। टिकट ही यदि ये नहीं बांटेंगे तो जाहिर सी बात है ये लोग खड़े ही नहीं होंगे। दूसरी नंबर की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने खाली ये कह दिया है कि आपको अपनी वेबसाइट में अपनी जानकारी डालना पड़ेगा, कितना आप कमाते हो, कितनी आपकी इनकम है, इसके साथ संपत्ति का आपको डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ में आपको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ़ में कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं हो रहा है। वेबसाइट में, न्यूज़पेपर में, अब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कभी आपने देखा है क्या कि कभी कोई ये बीजेपी का लीडर है, इसने रेप किया था और ये चुनाव में खड़ा हो रहा है? ऐसा तो हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर सुनाया गया है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा है। सीधी सी बात है कि जिसने क्रिमिनल केसेस किया है वो चुनाव में खड़ा नहीं होगा तो नहीं होगा। जब आप किसी को नौकरी से रोक सकते हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टी में, चुनाव में से क्यों नहीं रोक सकते हैं आप? इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। पूरी तस्वीर यहाँ पर बताई जाती है कि कितने लीडर, कौन कौन सी पार्टी हैं, किस राज्य में ज़्यादातर केसेस हमको देखने को मिल जाते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको सेल्फ स्वॉर्न एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा अपने क्राइम के लिए। जितने भी कैंडिडेट हैं आज के टाइम में फॉलो करते हैं स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्तों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट की, कि आप लोगों को खुद के द्वारा शपथ लिया हुआ एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, जहां पर आप अपनी क्रिमिनल केसेस की डिटेल डालते हैं। आपको 4001 सिटिंग एमएलए मिल जाएंगे। इनमें से 1777 ऐसे हैं या फिर 44% ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा यदि हम करंट लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 43% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में 43% सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ में क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। वहीं जो 2000 था, 2004 के सन में यदि देखें तो ये जो आंकड़ा था वो 22% था, आज के टाइम में डबल हो गया है। तो ये जो केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं वो कई सारे रीजन से हो सकते हैं। रीजन ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी वाले को दबाने के चक्कर में उसके खिलाफ में केसेस दर्ज करवा दिए, किसी को परेशान करने के लिए केसेस दर्ज करवा लिए। ऐसे बहुत सारे, हर कोई ऐसा सही नहीं हो सकता है, हर केसेस की ये सच्चाई नहीं हो सकती। कुछ जो केसेस रहते हैं वो असली रहते हैं। और किसी नेता के खिलाफ में केस दर्ज
पुलिस कर भी नहीं पाती इतने आसानी से जब तक कि पूरा प्रेशर नहीं डाला जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, एक दलित के ऊपर बीजेपी के लीडर ने पेशाब कर दिया। राहुल गांधी ने केवल इतना कहा था कि जितने भी मोदी सरनेम वाले लोग हैं वो चोर ही क्यों हैं। राहुल गांधी के खिलाफ में केस दर्ज हो गया, 2 साल की सज़ा सुना दी गई, उनकी जो सदस्यता है उसको आपने रद्द कर दिए। और वहीं जब वो जो बीजेपी का लीडर इस प्रकार का काम किया है वो भी दलित के खिलाफ में, तब तो कोई केस दर्ज नहीं हुआ, उसकी सदस्यता नहीं गई, उसको जेल की सज़ा नहीं सुनाई गई। तो ऐसे केसेस की हम बात कर रहे हैं जिसमें जेल की सज़ा 2 साल, जेल सेंटेंस ऑफ 5 ईयर्स और मोर, जिसमें आपको 5 साल की सज़ा होगी या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा होगी। ऐसी केसेस की हम बात कर रहे हैं। यदि हम गहराई से विचार करते जाएं, गहराई से खुदाई करते जाएं और देखेंगे क्रिमिनल केसेस को, विच ऑन कन्विक्शन वुड लीड टू ए जेल सेंटेंस ऑफ 5 ईयर्स और मोर, देयर आर 1136 और 28% ऑफ सच MLAs टुडे। आज के समय में खुद आप देख लीजिए कि जो 28% MLA हैं, सांसद हैं, वो कैसे हैं, क्रिमिनल केसेस इनके खिलाफ में चल रहा है। ऐसे क्रिमिनल केसेस जिसमें इनको 5 साल से भी ज़्यादा की सज़ा होगी। यहाँ पर 47 MLA ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, 181 ऐसे हैं जिन्होंने मर्डर करने का प्रयास किया है, 114 ऐसे हैं इनमें से जिन्होंने अपराध करे हैं महिलाओं के खिलाफ में, और 14 ऐसे हैं जिन्होंने रेप के केस किए हैं, इसके बाद भी सरकार की सत्ता में बैठ गए। तो जाहिर सी बात है इनको कौन सज़ा देगा। स्टेट वाइज यदि हम बात करें, दिल्ली में 53%, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए हैं, तो दिल्ली में 53, बिहार में 59, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना में 39 और उत्तर प्रदेश में है 38%। यदि हम फोकस करते हैं ऐसी पार्टीज़ के ऊपर जहां पर कम से कम 40 इस प्रकार के MLA हैं, तो देखिए भाजपा के पास 479 MLA हैं जिनके क्रिमिनल केसेस का चल रहा है, ठीक है, और 337 सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। वहीं जो नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके पास में 334 MLA हैं जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, 194 ऐसे हैं जहां पर सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। अदर पार्टीज़ भी हैं कुछ ऐसी जैसे कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, YSR कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, ठीक है, पहले इसको तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको मार्क्सिस्ट बोलते हैं, इसके अलावा बीजू जनता दल। यहाँ पर आपको इस प्रकार के जो MLA हैं कम दिखाई देंगे क्योंकि इनके यहाँ पर मेंबर ही भी कम है, लेकिन जो हायर परसेंटेज ऑफ ऑफेंसेस है वो कितना है, 42 से लेकर के 76% रहा है क्रिमिनल केसेस के लिए, और 32 से 43% रहा है सीरियस क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड। जिस पार्टी में सीट कम है उस पार्टी के केस भी कम दर्ज किए गए, जैसे कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, जनता दल जिसको JDU बोलते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा एंड ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इनकी सीटें कम हैं, इनमें नेता कम है, तो जाहिर सी बात यह है कि जो क्रिमिनल केसेस हैं वो कम ही दर्ज हुए हैं। वहीं जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, बीजेपी के पास 116 MP ऐसे थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में 29, DMK में 10, तृणमूल कांग्रेस में 9 और JDU में थे 13। अब हम बात करते हैं सीरियस क्रिमिनल केसेस की, तो बीजेपी के पास 87 है, कांग्रेस के पास 19 है, DMK के पास 6 है, तृणमूल कांग्रेस के 4 हैं और JDU के 8 है। मतलब बीजेपी हमेशा आगे रही है। इसका मतलब ये है वो क्रिमिनल लोगों को चुनाव में ज़्यादा खड़ा करती है क्योंकि उनके जीतने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, चाहे वो फोर्सफुली जीते फिर चाहे फिर अदर तरीके से वो चुनाव जीते। यूनियन मिनिस्टर की आप बात कर लीजिए। इन द केसेस ऑफ देयर फर्स्ट स्वीयरिंग ड्यूरिंग 2019 में पहली बार जो लोग शपथ ले रहे हैं यूनियन केंद्र सरकार में मंत्री की पोस्ट पे हैं, तो 22 मंत्री ऐसे हैं 56 में से जिनके खिलाफ में क्रिमिनल केसेस थे,
एंड ए टोटल 61 ऑफ केसेस अगेंस्ट दीज 22 मिनिस्टर। टोटल 61 केस दर्ज किए गए हैं इन 22 मिनिस्टर के खिलाफ में, और ये सब कहाँ के हैं? रूलिंग पार्टी के हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए द चांसेस ऑफ दोज विथ ए क्रिमिनल रिकॉर्ड विनिंग वाज 15%। आप यदि कोई क्राइम कर रहे हैं, कहीं के दादा हैं, तो आप चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन आपके खिलाफ यदि कि क्लीन रिकॉर्ड है तो आपके जीतने के जो चांसेस हैं वो मात्र 4% रहेंगे। वहीं यदि चुनाव की बात करें तो हमारे यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। जैसे कि विधायक कितनी हैं अभी तक? 9% ही केवल महिलाएं हैं जो कि इलेक्टेड हुई थी। बहुत कम ऐसे आपको नेता लोग देखने को मिलेंगे जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो मोस्ट जो एमएलएज हैं ये कॉलेज ग्रेजुएट हैं या फिर मोर, तो इनकी संख्या है 66%। यदि हम बात करें एवरेज एसेट ऑफ एमएलएज की तो ये 13.63 करोड़ था, एंड ऑफ दोज क्रिमिनल केसेस उनका है 16.36 करोड़। एवरेज जो एसेट घोषित करते हैं कि हमारी संपत्ति इतनी है। वहीं यदि हम जीत की बात करें कि कौन कितना जीत सकता है, तो जिसके पास में ज़्यादा पैसा है वो जाहिर सी बात है उसके जीतने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। 30% ऑफ दोज विद एसेट ऑफ 5 करोड़ और मोर, जिसके पास में 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है या 5 करोड़ है, 30% जीतने के चांसेस हैं। और जिसके पास में 2 करोड़ है या फिर 2 करोड़ से कम रुपया है, उसके जीतने के जो चांसेस हैं वो 8% होते हैं। बात यह है कि 75% ऑफ इंडियन सिटीजन, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उसका 75% हिस्सा ऐसा है जिन्होंने रिपोर्टेड किया था 8 लाख और लेस वेल्थ। और वहीं जो टोटल है 98% रिपोर्टेड किए थे कि हमारी जो सैलरी है वो 80 लाख है या फिर 80 लाख से कम है। इसके बाद बात करते हैं चुनाव में कितना रुपया खर्चा हो रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तो लगाम लगा दी है कि भाई आप जो है 40 लाख की जो एमएलए की स्पेंडिंग लिमिट है, 70 लाख सांसदों के लिए है कि आप 70 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, विधायकों के लिए है कि आप 40 लाख से ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते हैं। ये जो 70 लाख की लिमिट है 2022 में 90 लाख कर दी गई थी सांसदों के लिए। तो ये काम कौन कर रहा है? सरकार ही कर रही है। पैसा जो खर्चा किया जाता है, बहाया जाता है, जैसे कपड़े बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, कुकिंग इक्विपमेंट दे दिए हैं, दारू, सबसे ज़्यादा दारू में खर्चा होता है। इसके अलावा कैश भी बांटा जाता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो नियम कानूनों को तोड़ते हैं और वोट को अपने पक्ष में कर लिया जाता है। तो देखिए, एक अंदाज़ा हमें ये बताया जाता है कि जो लोकसभा का इलेक्शन में जितना पैसा खर्चा होता है उतना पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी खर्चा नहीं होता है। तो ये सब का आखिर रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो विधायक हैं, एमपी हैं, पार्टियां इनको टिकट दे देती हैं। टिकट ही इनको नहीं देना चाहिए, तभी आप इसको रोक सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तरफ में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी चीफ को कि अब आपका जो कार्यकाल है वो ख़त्म होता है, बट अपहोल्ड्स अमेंडमेंट, लेकिन जो अमेंडमेंट सरकार लेकर के आई थी उसको जारी रखा है। तो इस अमेंडमेंट का वैसे भी उस टाइम में विरोध हो रहा था कि जो ईडी का मेन आदमी है आप उसके कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, जो अच्छा काम करेगा उसका कार्यकाल बढ़ा देंगे, जो सरकार के फेवर में काम करेगा उसका कार्यकाल बढ़ा देंगे, जो नहीं करेगा उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे। बेंच का कहना है कि आपको बैक टू बैक सर्विस का एक्सटेंशन दिया गया मिश्रा को 2021 में और 2022 में, ये इनवैलिड था और ये इलीगल था। लेकिन इतना इसने जो फ़ायदा उठाया और आज सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट ले रही है, इसका मतलब क्या है? 2021 चला गया, 2022 चला गया, तब जाकर के आपका जजमेंट आ रहा है। However, gave him time till 31 जुलाई to leave office to ensure a smooth transition। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को समझा है और केंद्र सरकार को कुल मिलाकर देखा जाए तो एक प्रकार से तमाचा सा जड़ा है।
तो उस समय में क्या हुआ था 2021 में, सीबीआई और जो ईडी के मुखिया रहेंगे, जो चीफ हैं, इनका क्या है, फिक्स टेन्योर हुआ करता था 2 साल का। इसके बाद सरकार अमेंडमेंट लेकर के आई 2021 में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, इसके अलावा द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड द फंडामेंटल रूल्स अलाउ करते हैं कि आप जो है एनुअल एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो ये जो मिश्रा वाला केस है ना, ये काफ़ी चर्चा में रहा था उस टाइम में कि आप जो इस प्रकार से इनको एक्सटेंशन दे रहे हैं साल दर साल की, आपने 2021 में दे दिए, 2022 में दे दिए, दोनों के दोनों जो एक्सटेंशन रहे थे बहुत इनवैलिड थे और इलीगल थे। लेकिन अब इनको क्या इसके लिए कुछ सज़ा का प्रावधान रहेगा? तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं जैसा हम लोग सोच रहे हैं। इसके बाद जीएसटी की हम बात कर लेते हैं। जीएसटी को कितना बढ़ाया जाएगा, कितना घटाया जाएगा, कुल मिलाकर के टैक्स किस चीज़ में कम होगा, किस चीज़ में ज़्यादा होगा, इसके लिए सरकार ने माल और सेवा कर परिषद बनाई थी। इस बार इसकी 50वें नंबर की मीटिंग रही थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की, जीएसटी काउंसिल की। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था 11 जुलाई 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में। तो इस बार ये डिसीजन लिया गया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग चल रहे हैं इनके ऊपर हम 28% का टैक्स लगाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है अब ऑनलाइन गेमिंग से भी सरकार कमाना चाहती है। पहले बोल रही थी कि हम जो है बिटकॉइन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन सरकार ने सोचा थी हम इससे कमाई कर सकते हैं तो हम इसको बंद करके क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने बिटकॉइन के ऊपर लगभग 30% की कितना परसेंट का टैक्स लगा दिया था।